हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 67। छोटा सेक्शन है, 5 सब सेक्शन है छोटे छोटे से, बस ध्यान से सुनना है आपको। ये बेसिकली क्या बात करता है, एक जनरल फंडामेंटल के ऊपर ये सेक्शन है। क्या कि कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती। अब आपका इसका अगला ही आएगा जो बायबैक को लेके आएगा। आपने सुना है कि जब कंपनी खुद के शेयर्स खरीदती है तो इस फंडामेंटल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा नहीं है, अगर कंपनी के शेयर खरीदने से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है, उसको लेके प्रोविजन जो आपके 66 के थे वो लग रहे हैं, 68 के प्रोविजन लग रहे हैं तो चलेगा, सेक्शन 55 आपका लग रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो चलेगा। बट इन जनरल सिनेरियो, मतलब ऐसा नहीं, ये एक जनरल फंडामेंटल क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि कंपनी ने शेयर इशू किए और खुद ही मार्केट में जाके खरीद ली। समझ पा रहे हैं इस चीज को, खुद ही इशू किए और जो पब्लिक खरीद रही है उसके अंदर उस पब्लिक को पैसा भी कंपनी नहीं दे दिया, कंपनी ने लोन दे दिया कि लो भैया लोन लो, मेरे शेयर खरीद लो। इस टाइप के प्रोविजन को, इस टाइप की हरकतों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सेक्शन है। बस जो बात क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन्स बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स। मतलब खुद नहीं खरीदेगी और ऐसा भी नहीं है कि किसी को खरीदने के लिए खुद ही लोन दे देगी कि लो भैया लोन और जाके मेरे शेयर्स परचेज करो। तो ये एक जनरल पॉइंट को लेके सेक्शन है हमारा जो इसके ऊपर प्रोहिबिशन लाता है। ठीक है, अब इसका जो सबसे पहला सब सेक्शन है वो क्या बात करता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देख लो, दो फुटनोट है इसके नंबर 12 फुटनोट नंबर 12 और फुटनोट नंबर 13। 12 एंड 13 बोथ आर सिमिलर। 12 जो है वो बात करता है प्राइवेट कंपनी की और 13 जो बात करता है वो बात करता है स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर। एक को समझ लेंगे, दूसरा सेम टू सेम है। क्या कह रहा है कि भैया 67 सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। कब? जब ये तीन बातें होंगी। नंबर 1 क्या बात होंगी कि भैया प्राइवेट कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर कोई भी मेंबर जो है, मतलब जो भी शेयर जो है वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के पास नहीं है। मतलब कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, नॉर्मल लोगों ने की हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट ने नहीं किया हुआ, तो उस केस में वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2 कहता है कि जो उसकी बोरोइंग है, अब इसको ध्यान से सुनना है, जो बोरोइंग है उसकी वो कम है। किससे कम है जी? तो 2 पॉइंट दिए हैं उसने कि जितना उसका पेड अप कैपिटल है उसको ट्वाइस कर लो और उसको कंपेयर कर लो 50 करोड़ रुपीज से। विच एवर इज लेस जो आएगा उस अमाउंट से उसकी बोरोइंग कम है। एग्जांपल के तौर पे कह लो कि कंपनी की पेड अप कैपिटल है सपोज 20 करोड़। अब 20 करोड़ की पेड अप कैपिटल है, इसका ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा 40 करोड़, और 40 करोड़ कंपेयर करेंगे 50 करोड़ से, तो उस केस में विच एवर इज लोअर, लोअर इज 40 करोड़। तो अगर आपकी बोरोइंग 40 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, अगर उससे ज्यादा होगी तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो रीपेमेंट के अंदर। रीपेमेंट किस चीज की? तो ऑब्वियसली बात है जो भी बोरोइंग्स वगैरह है उसकी रीपेमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉल्ट है तो अगेन ये सेक्शन नहीं लगेगा, मतलब कोई डिफॉल्ट इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें किसकी बात कर गया? प्राइवेट कंपनी के। सेम तीनों ही प्रोविजन, यही तीनों प्रोविजन, नॉट बॉडी कॉर्पोरेट वाली बात, दूसरी बोरिंग वाली बात और तीसरी आपकी कि नॉट इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। अगर ये तीनों चीजें, यही सेम चीजें लग जाएंगी आपकी स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर भी, जो आप देख सकते हो, खुद से इसको फिर पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है फुटनोट नंबर 14 में, ये भी बेसिकली आपका सबसेक्शन 1 का ही पार्ट है तो इसको भी देख लेते हैं। 14 में बात करता है निधि कंपनी के ऊपर। निधि कंपनी का क्या प्रोविजन कह रहा है कि सपोज करो आपने शेयर्स परचेज किया और शेयर्स परचेज करने से रिडक्शन नहीं हुआ। अभी हम देखेंगे कि भैया ये जो 61 67 का जो सबसेक्शन 1 है वो बेसिकली यही बात बोलता है कि आप जनरली परचेज नहीं कर सकते, आप खुद के शेयर्स परचेज नहीं कर सकते अनलेस कि रिडक्शन हो। मतलब कि रिडक्शन हो रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं होगा तो उस केस में आप अपने शेयर्स परचेज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात कि आप खुद से जाके शेयर मार्केट में जाके परचेज करोगे या किसी को लोन दोगे परचेज करने के लिए, उसके इसमें रिडक्शन नहीं होता, लेकिन आप अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, उस पर्पस के लिए आपको परचेज करना पड़ रहा है, जिसके एग्जांपल है आपके बायबैक वगैरह, या फिर जो आपने सेक्शन 66 में भी पीछे देखा, वो सारे अगर चीजें लग रही है तो अलाउड है। तो ये निधि कंपनी के ऊपर बेसिकली क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि निधि कंपनी ने अपने शेयर्स परचेज किए, उससे बस क्या हुआ कि जो मेंबर्स के राइट थे डिपॉजिट करने के या बोरो करने के, वो सीज हो गए, मतलब वो बंद हो गए, लेकिन शेयर कैपिटल के अंदर रिडक्शन नहीं आया। तो इस टाइप की परचेज को हम यहां पे अप्लाई नहीं करते, मतलब इस सिचुएशन में निधि कंपनी के ऊपर भी सेक्शन 67 अप्लाई नहीं होता। चलिए जी, तो ये तो बात कर दी कि प्राइवेट आईएफएससी और निधि कंपनी के ऊपर, बस क्लैरिफिकेशन था। नाउ पहला सबसेक्शन 1 आपको पता लगा, वो बेसिकली क्या बात कर रहा है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर खुद नहीं खरीदेगी अनलेस की रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कोई भी पब्लिक कंपनी, ध्यान देना इसके अंदर वर्ड क्या है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को नहीं लिया गया है। कोई भी पब्लिक कंपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से लोन गारंटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगी या किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी किसी भी व्यक्ति को
काहे के लिए? अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए। पहला, खुद नहीं खरीदेगी। दूसरा, किसी और को लोन नहीं बांटेगी, ये लोन लो और हमारे शेयर जो मार्केट में बिक रहे हैं उसको आप परचेज कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो ऐसा भी कंपनी को करना अलाउड नहीं है, उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन है सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग। एक्सेप्शन क्या आ गया कि कब ऐसा हो सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है? तो कब दे सकती है? बैंकिंग कंपनी। ऑब्वियसली बात है, बैंकिंग कंपनी को तो काम ही है लोन देना। तो बैंकिंग कंपनी अगर अपनी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर किसी को लोन देती है, ऑब्वियसली बात है, लोग क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, जाके शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर बैंकिंग कंपनी ऐसा कर रही है तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 2, कोई कंपनी शेयर्स जो दे रही हैं वो दे रही हैं किसको? अपने एम्प्लॉइज को, या फिर ट्रस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब ट्रस्टी जो कि हमने ट्रस्टी क्रिएट किया हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, उनको शेयर अलॉट किया जा रहा है। और वो करने से पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल भी ली गई है कंपनी के द्वारा। तो उस केस में कंपनी दे सकती है। लेकिन ये तो बी पॉइंट में उसको अलाउ कर दिया। क्या अलाउ कर दिया? कि एम्प्लॉय के पर्पज के लिए या फिर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ये चीज पॉसिबल है। क्या चीज पॉसिबल है? लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पॉसिबल है, मनी लेंडिंग पॉसिबल है, अगर उसके लिए आपने स्पेशल रेजोल्यूशन ले रखा है। लेकिन इसके अंदर अमाउंट का क्लैरिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसका थर्ड पॉइंट आया, उसने इसके ऊपर क्वालिफिकेशन दे दी। क्या? कि अगर पर्सन हमारे एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन उसमें से छोड़ देना आपको किस किस को? डायरेक्टर को और केएमपी को। मतलब ये बड़े लोग हैं, इनको लोन देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोगों को आप लोन दे सकते हो, लेकिन कितना? उनके 6 महीने की सैलरी, मतलब जो भी उनकी वेजेस है, सैलरी है, वो 6 महीने की जितनी भी होती है उतना आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, चलेगा। पर ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी लोन दे दिया। उनकी सैलरी देखो, उसको 6 मंथ में कैलकुलेट करो, उतना आप दे दो, अलाउड है। उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, इन केस कि वो आपका एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है, वो पर्सन आपके एम्प्लॉयमेंट में है। चलिए जी, तो ये 3 आपके एक्सेप्शन आ गए बेसिकली। नंबर 1 बैंकिंग, नंबर 2 इज स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय और शेयर्स हेल्ड बाय एम्प्लॉय, एंड नंबर 3 आता है आपका जिसके अंदर अमाउंट के रिस्ट्रिक्शन आ गए, जिसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया गया डायरेक्टर्स और केएमपी को। उसके अलावा सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन 6 मंथ की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका उधार। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि भैया ये जो है, ये सेक्शन, इसके प्रोविजन आपके एप्लीकेबल नहीं होते सेक्शन नंबर 55 के, जो कि बात करता था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। एक चीज और मैं और क्लियर कर दूं कि जब आपको 67 से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बायबैक को लेकर स्पेसिफिक चीज नहीं लिखोगे। आपको मैंने बायबैक हिंट के तौर पे कह दिया कि भैया बायबैक जो है उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाता, बायबैक भी पॉसिबल है, उसका सेपरेट सेक्शन 68, लेकिन उसको लेके 67 में कोई चर्चा नहीं है। तो एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो तो आपको उसके अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर लिखा है किसके बारे में? सेक्शन 55 के बारे में, मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। जब आपने 66 पढ़ा था तो वहां पे बायबैक के बारे में लिखा था, लेकिन सेक्शन 55 के बारे में नहीं लिखा था। तो दोनों को आपको सेपरेट समझना है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है जो कि बेसिकली बात करता है पेनल्टी के ऊपर कि भैया इसके प्रोविजन अगर आपने नहीं माने तो क्या होगा। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी? 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपीस तक, एंड जो ऑफिसर है वो भी नहीं बचेगा। ऑफिसर के ऊपर क्या लगेगा? तो पहले इंप्रिजनमेंट लगेगा, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 3 साल तक, और मतलब और नहीं, सॉरी, एंड है, फाइन लगेगा कितना? 1 लाख से लेके वही 25 लाख रुपीस। तो कंपनी के ऊपर से 1 लाख से 25 लाख, लेकिन ऑफिसर की बात करें तो उसको मैक्सिमम जो जेल हो सकती है 3 साल के ऊपर। पेनल्टी सेम है जो कंपनी के ऊपर है। बोथ का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में ऑलरेडी एंड है, मतलब दोनों की दोनों ही लगेगी, ऐसा नहीं है बीच में और है कि दोनों में से ऑप्शन है। चलिए जी, तो ये 5 छोटे छोटे से पॉइंट थे जो कि 67 सेक्शन के रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है। इस टाइप से इससे मिलती जुलती रेस्ट्रिक्शंस आपको आगे पढ़ने को भी मिलेगी। जब आप सेक्शन नंबर 70 पढ़ोगे तो वहां पे भी इससे मिलती जुलती रेस्ट्रिक्शन पढ़ने को मिलेगी, जो कि हमारा बेसिकली बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में क्लब होके आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसी बातें आएंगी जहां पे रेस्ट्रिक्शंस बताएगा कि कहां कहां पे आप ये चीजें नहीं कर सकते। तो इसको आपको ध्यान में रखना है अलग, जो कि सेक्शन 67 का रेफरेंस है, और आगे जो आएगा वो अलग होगा। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 67। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा बायबैक का, विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।